You are watching Fair Notebook channel. Notes made fair, learning made easy. नमस्कार, फेयर नोटबुक चैनल की ओर से स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का अध्याय भारत की भौगोलिक विविधता। इस वीडियो में आप पाठ का सारांश, क्रियाकलाप तथा प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश मीडियम के सभी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। भारत एक विशाल और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ ऊंचे हिमालय पर्वत से लेकर विस्तृत मैदान, शुष्क मरुस्थल, प्राचीन पठार, लंबी तट रेखाएं और सुंदर द्वीप पाए जाते हैं। इस पाठ में हम हमारे देश की भौगोलिक विशेषताओं को जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये विविधताएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। भारत विश्व के सबसे विविधतापूर्ण देशों में से एक है, जहां ऊंचे हिमालय पर्वत, उपजाऊ मैदान, विशाल मरुस्थल, प्राचीन पठार, लंबी तट रेखाएं और सुंदर द्वीप समूह पाए जाते हैं। यही भौगोलिक विविधता भारत की जलवायु, कृषि, वनस्पति, पशु जीवन और मानव जीवन को प्रभावित करती है। भारत की भौगोलिक संरचना ने न केवल प्राकृतिक वातावरण को आकार दिया है, बल्कि देश की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी कारण भारत को भौगोलिक विविधताओं का देश कहा जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करता है। भारत की यह स्थिति इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित भी बनाती है और जलवायु की दृष्टि से भी इसे विशेष बनाती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में स्थित है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। हिमालय भारत के लिए एक प्राकृतिक रक्षा दीवार की तरह कार्य करता है। यह ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है, जिससे देश की जलवायु संतुलित रहती है। हिमालय से गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियां निकलती हैं, जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी, सिंचाई और जल विद्युत प्रदान करती हैं। इसी कारण हिमालय को एशिया का जल शिखर भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से भी हिमालय अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि जहां पर अनेक तीर्थ स्थल और मठ स्थित हैं। हिमालय के प्रमुख भाग। अगर हिमालय को देखें तो 3 मुख्य श्रेणियों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। हिमाद्री यानी वृहद हिमालय। जो हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है वह सबसे ऊंची और सर्वाधिक विकट है, जहां माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसे गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित हैं। यह क्षेत्र संपूर्ण वर्ष हिमाच्छादित रहता है, जहां जीवन अत्यंत कठिन है तथा यहाँ मानव बस्तियाँ भी ज़्यादा नहीं हैं। हिमाचल यानी कि लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है और इसकी जलवायु समशीतोष्ण है, जो समृद्ध जैव विविधता और मानव निवास के लिए उपयुक्त है। नैनीताल और मसूरी जो उत्तराखंड में है, दार्जिलिंग पश्चिमी बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश जैसे लोकप्रिय पर्वतीय स्थल इसी क्षेत्र में स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ यानी कि बाहरी हिमालय।
हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला हैं ये शिवालिक पहाड़ियाँ, जिनमें घुमावदार पहाड़ियाँ और घने जंगल सम्मिलित हैं। ये गिरिपाद वन्य जीवों से समृद्ध हैं जो हिमालय और गंगा के मैदानों, जिसे उत्तरी मैदान भी कहा जाता है, के बीच एक संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती हैं। हिमालय शब्द की बात करें तो यह संस्कृत के दो शब्दों हिम अर्थात बर्फ और आलय अर्थात घर, निवास या गृह से मिलकर बना है, जिसका अर्थ हुआ बर्फ का घर। भागीरथी नदी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड में गौमुख से निकलती है। यह गंगोत्री हिमनद का मुहाना है। यह हिमनद भारतीय हिमालय के सबसे बड़े हिमनदों में से एक है। इसे पवित्र माना गया है और यह असंख्य तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। गौमुख एक लोकप्रिय पहाड़ी यात्रा पथ भी है। अगली बार जब गंगा को आप देखें तो याद रखें कि इसकी यात्रा जो है गौमुख से ही प्रारंभ होती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पारंपरिक गृह निर्माण की पद्धति को काठकुनी या फिर दज्जी देवरी शैली के रूप में जाना जाता है। इसे स्थानीय रूप से उपलब्ध जो पत्थर हैं उनसे और लकड़ी के संयोजन से बनाया जाता है। यह चीज़ें न सिर्फ घर को गर्म रखती हैं बल्कि हल्के भूकंप की स्थिति में क्षति से भी बचाती हैं। हिमाचल प्रदेश स्थित ग्रेटर हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पतियों और जीवों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। इस उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। उद्यान की जैव विविधता को सरकार के साथ साथ उद्यान में रहने वाले ग्रामीण समुदायों द्वारा भी संरक्षित किया जा रहा है। इसकी कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। यह तस्वीर है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र है उसकी। इसके बाद यह है यहाँ पाया जाने वाला एक बहुत सुंदर मोनल पक्षी, मोर जैसा ही दिखता है। यह लद्दाख में स्थित बौद्ध मठ का चित्र है। यह जो है हिमाचल प्रदेश में बहती व्यास नदी है और यह चित्र है बुरांश के फूलों का, जिससे कि एक शीतल पेय पदार्थ तैयार किया जाता है। हिमालय का जो निर्माण हुआ उसके पीछे भी रोचक घटना है। बहुत समय पहले भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहां उसका पड़ोसी अफ्रीका था। कालांतर में यह भूभाग अलग हो गया और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने लगा। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले यह यूरेशिया नामक भूभाग तक पहुंच गया और उससे टकरा गया। जैसे ही भारतीय भूभाग ने यूरेशिया को धकेला, उनके बीच की भूमि जो है सिलवटदार हो गई और ऊपर उठने लगी। जैसे कि हम कोई कालीन को धकेलते हैं तो उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। इसी प्रकार विशाल हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ माना जाता है। हैरानीजनक रूप से भारत आज भी बहुत धीमी गति से ही सही प्रति वर्ष 5 सेंटीमीटर एशिया की ओर बढ़ रहा है, जो आपके बालों के बढ़ने की दर से भी धीमा है। इसका मतलब है कि हिमालय प्रति वर्ष धीरे धीरे लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा उठ रहा है और 1000 सालों में इसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर तक बढ़ सकती है। भारत का शीत मरुस्थल। मरुस्थल शब्द सुनते ही हमारे मन में उष्ण प्रदेश की छवि उभरती है। हालांकि मरुस्थल शीत भी होते हैं और लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, जहां सर्दियों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक चला जाता है, जहां बहुत कम वर्षा होती है और भूभाग ऊबड़ खाबड़ रहते हैं, जिसमें चट्टानी क्षेत्र, गहरी घाटियां और पैंगोंग तसो जैसी झीलें सम्मिलित हैं। जहां की भूमि चंद्रमा की सतह जैसी दिखाई देती है। यह भाग कभी एक महानगर का हिस्सा था और इसलिए इस क्षेत्र की चट्टानें मुख्य रूप से रेत और चिकनी मिट्टी से बनी हुई है। चित्र में आप लद्दाख की चंद्रभूमि जैसी तस्वीर देख सकते हैं। हिमालयी लोगों के जीवन में जाग का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्हें दूध, मांस, ऊन और गोबर के लिए पाला जाता है और परिवहन के लिए भी इसका उपयोग लोग करते हैं। गंगा का मैदान। हिमालय के दक्षिण में गंगा का विशाल और उपजाऊ मैदान स्थित है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, जिससे यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना और दलहन जैसी फसलें बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या इसी मैदान में निवास करती है, जहाँ परिवहन के साधन, उद्योग और नगरों का विकास बहुत अधिक और तेजी से हुआ है। इसलिए गंगा का मैदान भारत की आर्थिक रीढ़ भी कहलाता है। गंगा मैदान से कुछ तस्वीरें। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में लकड़ी की डाली पर बैठा उत्तरी मैदानी ग्रे लंगूर की तस्वीर है। यह तस्वीर बाघ जो विलुप्ति के कगार पर थे, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट जो कि सरकार द्वारा चलाया गया ने इसके पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह एक भारतीय घड़ियाल जिसकी लंबाई 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक होती है। यह सरीसृप विलुप्ति के कंगार पर है। कानूनी रूप से इसका शिकार करना और इसे क्षति पहुंचाना निषिद्ध घोषित किया गया है। यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। थार मरुस्थल। भारत के पश्चिम भाग में थार मरुस्थल स्थित है, जहां वर्षा बहुत कम होती है और तापमान में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। दिन में तेज गर्मी और रात में ठंड पड़ती है। जल की कमी के कारण जहां जीवन कठिन होता है, फिर भी जहां के लोगों ने जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां विकसित की है, जैसे टांका, कुंड और बावड़ियाँ। थार मरुस्थल प्राकृतिक अवरोध के रूप में भी कार्य करता है। मरुस्थल में जल का अभाव होता है। महिलाओं को प्राय अपने परिवार के लिए जल लाने हेतु प्रतिदिन लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए बर्तनों को साफ करने की पारंपरिक विधि यह है कि उन्हें रेत से तब तक रगड़ा जाता है जब तक कि वे साफ ना हो जाएं। धोने के लिए जल की थोड़ी मात्रा का उपयोग किया जाता है। धोने के लिए उपयोग किए गए जल का पुनः उपयोग किसी पौधे को सींचने जैसे कार्यों में भी किया जाता है। राजस्थान अपने पारंपरिक जल संरक्षण के उपायों, जिसमें टांका या कुंड सम्मिलित हैं, के लिए भी प्रसिद्ध है। यह विशेष जल संग्रह विधियां वर्षा के जल को प्राय पीने के उद्देश्य से संचयित करती हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं राजस्थान से। घर से दूर जो जल स्रोत हैं वहाँ से जल लाती हुई महिलाओं का चित्र, और इसके अलावा एक गांव में वर्षा जल संचयन की संरचना। अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। यह मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है और जलवायु संतुलन बनाए रखती है। अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों और ऐतिहासिक किलों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें कुंभलगढ़ और रणथंभौर के किले शामिल हैं। भारत में अधिकांश नदियों के नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी आदि, जबकि ब्रह्मपुत्र के नाम का अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। गर्मियों में सूखने की अपेक्षा इस नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जानकारी के साथ जहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि ब्रह्मपुत्र में गर्मियों में ज़्यादा जल होता है, तो इसका उत्तर है कि गर्मियों के समय हिमालय क्षेत्र में हिमनद यानी ग्लेशियर और बर्फ़ तेजी से पिघलती है, जिससे बड़ी मात्रा में जल ब्रह्मपुत्र नदी में आ जाता है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है भारी वर्षा वाले इलाकों जैसे कि अरुणाचल प्रदेश और असम से है, जहां गर्मियों और मानसून के समय बहुत बारिश होती है। इसी कारण गर्मियों में जब अन्य नदियां सूखने लगती हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी में जल स्तर बढ़ जाता है और कई बार बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। प्रायद्वीपीय पठार। पठार वह स्थल है
जो अपने चारों ओर की भूमि से ऊंचा उठा होता है तथा इसकी सतह प्राय समतल होती है। इसके कुछ किनारे प्राय खड़ी ढलान वाले होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है और इसका आकार त्रिकोणीय है। यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह क्षेत्र खनिजों, वनों और जलप्रपातों से समृद्ध है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियां यहाँ से निकलती हैं, जो कृषि और उद्योग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी घाट को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, जहां अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं तथा यह क्षेत्र जैव विविधता से भी परिपूर्ण है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में सह्याद्री पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो यह जो है पश्चिमी घाट से उपलब्ध कुछ तस्वीरें हैं। पेरिया कानल, मुन्नार, केरल के समीप स्थित एक जलप्रपात का चित्र। यह पश्चिमी घाट में ही मौजूद शेर जैसी पूंछ वाले बानर मकाक का एक चित्र है। यह पश्चिमी घाट में पाया जाने वाला विश्व का सबसे जहरीले सांपों में से एक किंग कोबरा। और पठारी क्षेत्र की कोयले की खदानें, यह मुख्यतः ताप विद्युत उत्पाद के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। कोयला, जैसा कि आप जानते हैं, एक जीवाश्म ईंधन है जिसका उपयोग जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि करता है। तटीय मैदान, भारत की तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। इसका पश्चिमी तट संकरा है जबकि पूर्वी तट चौड़ा है। तटीय क्षेत्रों में मछली पालन, व्यापार, बंदरगाहों का विकास हुआ है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े नगर तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। द्वीप समूह, भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और जो कि अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जहां प्रवाल भित्तियों, घने जंगल, दुर्लभ जनजातियां पाई जाती हैं। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी यहाँ स्थित है। मेघालय के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित मावलिन नोंग गांव एशिया के सबसे साफ गांवों में से एक है। यह रमणीय गांव अपनी स्वच्छता, बांस के कूड़ेदान, पर्यावरणीय अनुकूल जैसी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह गांव अपनी जीवित जड़ों से बने पुलों, लिविंग रूट पुल के लिए प्रसिद्ध है, जो कई वर्षों के दौरान पेड़ों की जड़ों को मिलाकर बनाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। सेवन सिस्टर जलप्रपात मेघालय में शादकुक मिनेसिम उत्सव, जो कि खासी लोगों द्वारा प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, और जीवित जड़ों से बना पुल जो कि नौगरियाट गांव के समीप है। इनके चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आखिर में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत की भौगोलिक विविधता केवल प्राकृतिक दृश्यों का समूह नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक संपन्नता, सांस्कृतिक गहराई और सामाजिक ताने बाने का आधार भी है। उत्तर में हिमालय की अभेद्य चोटियों से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर के विस्तृत तटों तक भारत एक ऐसी भौगोलिक इकाई है जो अपने आप में एक उपमहाद्वीप की पूर्णता समेटे है। जहां हिमालय देश को सुरक्षा, बारहमासी नदियां प्रदान करता है, वहीं उत्तर के विशाल मैदान इसे अन्न का कटोरा बनाकर खाद्य सुरक्षा देते हैं। पठारी क्षेत्रों की खनिज संपदा और तटीय क्षेत्रों की समुद्री पहुंच ने भारत को प्राचीन काल से ही वैश्विक व्यापार का केंद्र बनाए रखा है। थार मरुस्थल की कठिन परिस्थितियों ने जहां मानव को जल संरक्षण और धैर्य का पाठ पढ़ाया है, वहीं अरावली जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं ने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अतः यह कह सकते हैं कि भारत की यह भौगोलिक विविधता ही यहाँ की विविधता में एकता के मूल मंत्र को चरितार्थ करती है। अलग अलग जलवायु और भू आकृतियों के बावजूद नदियों का जाल और मानसूनी हवाएं पूरे देश को एक सूत्र में पिरोती हैं। यह भूगोल ही है जिसने भारतीयों को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीना सिखाया है, जो आज के वैश्विक पर्यावरण संकट के समय में पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। भारत का भविष्य इन्हीं प्राकृतिक विरासतों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग पर निर्भर करता है। इस पाठ के बीच में कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं या कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। जैसा कि आइए पता लगाएं के अंतर्गत पूछा गया है कि भारत का मानचित्र जो कि पाठ्य पुस्तक के अंत में है उसको देखें, वहाँ आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो पिछली कक्षा में आकृतियाँ जिसमें पर्वत पठार मैदान देखे थे, क्या आप मानचित्र पर भूआकृतियों को पहचान सकते हैं? मानचित्र पर जो अलग अलग रंगों का प्रयोग हुआ है, भूरा, नीला, हरा, तो उन रंगों का तात्पर्य क्या है? तो आपको याद कराने के लिए उत्तर है कि भारत के मानचित्र को देखने पर हमें देश की भौगोलिक संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मानचित्र में पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियां, समुद्र, तटरेखाएं और द्वीप समूह दर्शाए गए हैं। पिछली कक्षा में हमने भूआकृतियों जैसे पर्वत, पहाड़ और मैदान को देखा था, जिनकी हमें याद आई और उन्हें हम मानचित्र पर पहचान सकते हैं। मानचित्र पर उत्तर में हिमालय पर्वत, मध्य भाग में गंगा का विशाल मैदान, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिम में थार मरुस्थल और चारों ओर तटीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मानचित्र पर अलग अलग रंगों का विशेष अर्थ होता है। हरे रंग से मैदान और नीची भूमि दिखाई जाती है। पीले या भूरे रंग से पठार और मरुस्थल दिखाए जाते हैं। गहरे भूरे रंग से ऊंचे पर्वत शिखर दिखाए जाते हैं और नीले रंग से नदियां, समुद्र और झीलों को दर्शाया जाता है। अगली गतिविधि के अंतर्गत पूछा गया, क्या आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पाठ याद है? मानचित्र को देखें, क्या आप बता सकते हैं कि भारत लगभग किन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है? भारत के भौतिक मानचित्र पर उपयुक्त विशेषताओं की पहचान कीजिए। तो स्क्रीन पर भी आप एक चित्र देख रहे हैं जहां पर अक्षांश और देशांतर के मान अंकित किए गए हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पाठ हमें पृथ्वी पर किसी स्थान की सही स्थिति जानने में सहायता करता है। मानचित्र को देखने पर हम पाते हैं कि भारत लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसी प्रकार भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। भारत के मध्य से लगभग 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जिसे कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और देश की जलवायु को प्रभावित करती है। भारत के भौतिक मानचित्र पर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हिमालय पर्वत श्रृंखला, गंगा का मैदान, थार मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह जैसी प्रमुख भौगोलिक विशेषताओं की पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार अक्षांश देशांतर रेखाएं भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने में अत्यंत सहायक होती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला आकाश को छूती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में इसकी कई चोटियां 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची हैं, इसीलिए इन्हें सामूहिक रूप से 8000 भी कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला एशिया के 6 देशों भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैली हुई है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत का नाम बताएं। तो जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पर्वत है वह है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई लगभग 8848.86 मीटर है। यह पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है और नेपाल और चीन की जो सीमा है उस पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व की उन
पर्वत चोटियों में शामिल है, जिन्हें 8,000 कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई 8,000 से ज़्यादा ऊंची है। आइए पता लगाएं के अंतर्गत गतिविधि है, क्या आप हिमालय के विभिन्न भागों में स्थित राज्यों के नाम बता सकते हैं। तो हिमाद्री जो है हिमालय का सबसे ऊंचा और बर्फ से ढका भाग है, जहां बहुत कम मानव जो बस्तियां पाई जाती हैं। इस भाग में जो स्थित प्रमुख राज्य हैं वह हैं जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। पहले यह दोनों मिलकर एक राज्य बनाते थे, लेकिन अब इन्हें केंद्र शासित का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो है हिमालय के विभिन्न भागों में स्थित राज्य हैं। एक चित्र जो आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं और यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है, गंगा के मैदान का उपग्रह से लिया गया एक चित्र है। इसको लेकर एक सवाल है कि मैदानी क्षेत्रों में प्रकाश के संकेंद्रण पर ध्यान दें, इस संकेंद्रण का क्या कारण हो सकता है। इसका उत्तर है कि मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देने वाला प्रकाश का संकेंद्रण मुख्य रूप से घनी जनसंख्या, बड़े नगरों और विकसित आर्थिक गतिविधियों के कारण होता है। मैदानी क्षेत्र समतल और उपजाऊ होने के कारण कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन के लिए ज़्यादा अनुकूल होते हैं। इसी वजह से यहाँ नगरों, कस्बों और गांवों की संख्या ज़्यादा होती है। अधिक जनसंख्या के कारण घरों, सड़कों, कारखानों, रेलवे लाइनों, बाजारों में बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग होता है, जिससे रात के समय ये क्षेत्र अधिक प्रकाशित दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त मैदानी क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क जैसे कि सड़कें, रेल मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र और महानगर विकसित होते हैं। इन सभी स्थानों पर कृत्रिम प्रकाश का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिससे उपग्रह चित्रों में यह क्षेत्र चमकदार दिखाई देता है। इसके विपरीत पर्वतीय, मरुस्थलीय और वन्य क्षेत्रों में जनसंख्या कम होने के कारण वहाँ प्रकाश कम दिखाई देता है। इसलिए मैदानी क्षेत्रों में प्रकाश के अधिक संकेंद्रण का मुख्य कारण अधिक जनसंख्या, घने नगर, विकसित उद्योग और व्यापक बिजली का उपयोग है। इसके बाद गतिविधि के रूप में पता लगाएं कि रेत के टीले का आकार किस प्रकार का होता है। पर्वत चट्टानों से बने होते हैं और उनका आकार स्थिर होता है। क्या आपको लगता है कि रेत के टीलों का आकार भी इनके समान होता है, जबकि वे केवल रेत से बने होते हैं। तो इसका उत्तर है कि रेत के टीलों का आकार सामान्यतः पर्वतों जैसा ऊंचा और ढलानदार जरूर होता है, पर यह आकार स्थिर नहीं होता। पर्वत चट्टानों से बने होते हैं, इसलिए उनका आकार लंबे समय तक लगभग समान रहता है। इसके विपरीत रेत के टीले केवल रेत के कणों से बने होते हैं। रेत के टीलों का आकार हवा की दिशा और गति के कारण बनता और बदलता है। जब तेज हवा चलती है तो वह रेत के कणों को उड़ाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर देती है। इस जमाव से टीले बनते हैं। हवा बार बार दिशा बदलती है, इसलिए रेत के टीले भी अपना आकार और स्थान बदलते हैं। इस प्रकार रेत के टीले देखने में पर्वतों जैसे लग सकते हैं, लेकिन वे अस्थायी होते हैं, जबकि पर्वत स्थायी होते हैं। आइए पता लगाएं के अंतर्गत है कि पाठ्य पुस्तक में राजनीतिक मानचित्र देखें और उन राज्यों की पहचान करें जिनमें अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला जिसका सबसे बड़ा भाग राजस्थान में है, इसके अलावा गुजरात, हरियाणा और दिल्ली, इन राज्यों में भी यह जो है पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। आइए पता लगाएं के अंतर्गत गतिविधि है कि अपने विद्यालय की मानचित्रावली अथवा भित्ति मानचित्र को देखकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों के नाम लिखें। उसके बाद भारत के तटीय राज्यों का पता लगाएं और भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों के मध्य क्या अंतर है, इस पर भी चर्चा करें। क्या आप जानते हैं कि जब नदियां तटों के निकट आकर अनेक धाराओं में बंट जाती हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं कि बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली जो नदियां हैं वह हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं।
भारत के जो तटीय राज्य हैं उनके नाम हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदानों में जो अंतर है कि पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं और जहां नदियां मुहाने बनाती हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं और जहां नदियां बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। इसके बाद प्रश्न था आखिरी के नदियों के अनेक धाराओं में बंटने को क्या कहते हैं। तो जब नदियां तट के निकट आकर अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती हैं तो उसे डेल्टा कहा जाता है। भारत की भौगोलिक स्थिति, इस पाठ के अंत में दिए गए प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। भारत की दो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं और वे क्यों महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर है, भारत की जो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं वह है हिमालय पर्वत और गंगा का मैदान। हिमालय देश की रक्षा करता है और नदियों का स्रोत है, जबकि गंगा का मैदान उपजाऊ होने के कारण कृषि और जनसंख्या के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न, यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का स्वरूप कैसा होता। तो इसका उत्तर है, यदि हिमालय नहीं होता तो भारत ठंडी हवाओं और विदेशी आक्रमणों के लिए खुला रहता, देश की जलवायु शुष्क होती और गंगा जैसी नदियां भी नहीं होती, जिससे कृषि और जीवन कठिन हो जाता। प्रश्न, भारत को लघु महाद्वीप क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, भारत में पर्वत, मैदान, पैठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र और द्वीप जैसे सभी भौगोलिक स्वरूप पाए जाते हैं। इतनी विविधता होने के कारण ही भारत को लघु महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न, भारत की किसी एक प्रमुख नदी का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका उत्तर है, गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र गोमुख उत्तराखंड से है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। लोग इस नदी का उपयोग पीने के पानी, सिंचाई, परिवहन और धार्मिक कार्यों के लिए करते हैं। इसके बाद प्रश्न है कि भारत के दक्षिणी भाग को प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है, क्योंकि भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा है और ऊंचा एवं समतली पठारी क्षेत्र है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। प्रश्न, इस अध्याय में वर्णित यूनेस्को धरोहर स्थलों में से कौन सा आपको रुचिकर लगा और क्यों। तो इसमें कई यूनेस्को धरोहर स्थल शामिल हैं। आप अपने स्तर पर भी उसका उत्तर लिख सकते हैं, जहां उदाहरण स्वरूप उत्तर दिया जा रहा है कि सुंदरवन डेल्टा मुझे ज़्यादा रुचिकर लगा, क्योंकि जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और यह रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के अंत में भारत के भौगोलिक और राजनीतिक मानचित्र दिए गए हैं। आप जिस क्षेत्र हैं उसकी पहचान करें। आप भारत की किस भौगोलिक विशेषता का उपयोग इस स्थान का वर्णन करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर दे रहे हैं वह एक उदाहरण स्वरूप है, क्योंकि आप अगर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की विशेषताओं को लिखें, मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की, प्रायद्वीपीय या तटीय क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ की विशेषताओं को लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं जिस क्षेत्र से रहता हूँ वह मैदानी क्षेत्र है, जहाँ समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी परिवहन सुविधाएं पाई जाती हैं। इसके बाद प्रश्न है, भारत में खाद्य संरक्षण के उपाय जगह जगह पर भिन्न हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप होते हैं। कक्षा परियोजना के अंतर्गत खाद्य संरक्षण के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो इसका उत्तर है, सब्जियों को सुखाकर सुरक्षित रखना, अचार बनाना भारत में खाद्य संरक्षण के सामान्य उपाय हैं। ये उपाय स्थानीय जलवायु के अनुसार अपनाए जाते हैं। प्रश्न है, अलग अलग भौतिक स्वरूपों जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय हैं, मैदानी, तटीय, इनके साथ भारत एक विशाल देश है। भारत की भौगोलिक स्थिति ने लोगों को एकजुट रहने में किस प्रकार सहायता की है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति ने नदियों, मार्गों और सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। विविधता के बावजूद साझा संसाधनों और संस्कृति ने एकता को बढ़ावा दिया है। कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जो इस पाठ पर आधारित हैं और अक्सर आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि भारत को भौगोलिक विविधताओं वाला देश क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है, भारत में पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, तटीय क्षेत्र, द्वीप सभी पाए जाते हैं, इसलिए इसे भौगोलिक विविधताओं वाला देश कहा जाता है।
प्रश्न, भारत की भौगोलिक स्थिति एशिया में कहाँ है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है भारत के उत्तर में है। इसके बाद है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। भारत को प्राकृतिक सीमाएं कैसे प्राप्त होती हैं? तो इसका उत्तर है, हिमालय, समुद्र और खाड़ियां भारत को प्राकृतिक सीमाएं प्रदान करती हैं। प्रश्न, हिमालय को प्राकृतिक दीवार क्यों कहा जाता है? तो ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से जो है हिमालय रोकता है, इसीलिए इसे प्राकृतिक दीवार कहा जाता है। इसके बाद हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियों के नाम, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा ब्यास, सतलुज, चेनाब जैसी नदियां भी निकलती हैं। प्रश्न, हिमालय को एशिया का जल शिखर क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि हिमालय से अनेक हिमनद और नदियां निकलती हैं जो पूरे एशिया को जल प्रदान करती हैं। प्रश्न है, हिमालय का धार्मिक महत्व क्या है? तो हिमालय में अनेक तीर्थ स्थल, मंदिर और मठ स्थित हैं, इसलिए इसे पवित्र माना गया है। प्रश्न है, हिमालय के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊंचा हिमाद्री, उसके बाद हिमाचल और शिवालिक जो है हिमालय के ये 3 प्रमुख भाग हैं। इसके बाद हिमाद्री को महान हिमालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। प्रश्न, लघु हिमालय में कौन से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं? तो शिमला, मसूरी और दार्जिलिंग, तो ये जगह लघु हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। प्रश्न है कि शिवालिक पर्वतमाला की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है और यहाँ घने जंगल हैं। गंगा का मैदान कहाँ स्थित है? तो गंगा का मैदान हिमालय के दक्षिण में है। इसके बाद गंगा का मैदान उपजाऊ क्यों है? क्योंकि यह हिमालय से जो नदियाँ हैं वो अपने द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाती हैं वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद है, गंगा के मैदान में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? गेहूं, चावल, गन्ना, दलहन प्रमुख फसलें हैं। सभी प्रकार के जो फसलें, अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं। प्रश्न है, गंगा के मैदान को भारत की आर्थिक रीढ़ क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि जहाँ कृषि, जनसंख्या, उद्योग और परिवहन का विकास हुआ है। इसके बाद प्रश्न है, भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो थार मरुस्थल भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। इसके बाद प्रश्न, थार मरुस्थल की जलवायु कैसी है? जहां दिन में बहुत गर्मी और रात में ठंड पड़ती है। प्रश्न, थार मरुस्थल में जल की कमी क्यों रहती है? इसलिए क्योंकि जहां बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। प्रश्न, मरुस्थल में जल संरक्षण के लिए कौन सी विधियां अपनाई गई हैं? तो टांका, कुंड और बावड़ियां, ये जल संरक्षण की पारंपरिक विधियां हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व क्या है? तो यह मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जलवायु संतुलन बनाए रखती है और खनिज संसाधनों से समृद्ध है। इसके बाद है, प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर है, प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोणीय आकार का है। प्रश्न है कि पश्चिमी घाट की प्रमुख विशेषता क्या है? पश्चिमी घाट ऊंचे है और यहाँ अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ तो ये हैं गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तटीय मैदान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार, मछली पालन और बंदरगाह विकसित हुए हैं। उसके बाद भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यह लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद प्रश्न, भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूह कौन से हैं? तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये 2 भारत के प्रमुख द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप किस सागर में है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रश्न है, भारत की भौगोलिक विविधता का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जीवन शैली, कृषि, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती है। प्रश्न है, हमें भारत की भौगोलिक विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर है कि प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें
और भविष्य की पीढ़ियां उनका लाभ उठा सकें। इसलिए हमें भारत की भौगोलिक विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो यह था कक्षा 7वीं का सामाजिक अध्ययन का पहला पाठ, भारत की भौगोलिक विविधता। उम्मीद है वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल फेयर नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे, उन वीडियो को भी आप देख सकें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।